नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टॉप 50 साइकोलॉजी मॉडल पेपर के तहत यह हमारा 8वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 7 मॉडल पेपर साइकोलॉजी के करवाए जा चुके हैं जो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षा पर बिल्कुल आधारित हैं। एग्जाम में भी जो है आपके 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और साथ साथ में अपना मूल्यांकन भी करते जाएं कि टोटल 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये मॉडल पेपर आपको रीट, सी टेट, यूपी टेट और एच टेट सभी टेट एग्ज़ाम यानी टीचर्स एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसमें अपलोड किए जाने वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहें। इससे पहले 7 साइकोलॉजी मॉडल पेपर करवाए जा चुके हैं जो टोटल आपको 50 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम तक, और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसमें जाकर 7 मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो मॉडल पेपर 8 का जो पहला क्वेश्चन है, एक बालक वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, यानी एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए या समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर है आपके नियमित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में, एकीकृत विद्यालय में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है आपका कि समावेशी विद्यालय में। एनसीएफ 2005 कहता है कि सभी चाहे बालक विशिष्ट हो या सामान्य हो, सबके लिए समान शिक्षा, समान विद्यालय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। ऑप्शन है आपके विकास में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, विकास संयोगों का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह पूर्व कथनीय है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही होगा क्योंकि यह पूर्व कथनीय नहीं होता। विकास के बारे में हम पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 3, काल्पनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है। काल्पनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है। व्यवहार, शब्द, चिंतन एवं समस्याएं। तो यहाँ पर ऑप्शन है व्यवहार, शब्द, चिंतन व समस्याएं। तो काल्पनिक की एक परिभाषा है कि चिंतन संकल्पना का पुनर्गठन है। काल्पनिक के अनुसार एक परिभाषा है कि चिंतन संकल्पना का पुनर्गठन है। तो यहीं पर पूछा गया है काल्पनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है। तो थर्ड ऑप्शन सही है आपका, चिंतन। परिभाषा है कि चिंतन संकल्पना का पुनर्गठन है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए, बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए, या इसके बारे में चिंतित ना होने के लिए। तो यहाँ पर कहा गया है विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को, यानी उनकी एकेडमिक कमजोरियाँ जो है उसको सुधारा जा सकता है। तो बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करके, यानी शिक्षकों से बार बार हम अगर अंतःक्रिया करेंगे, उनकी कमियों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम बच्चों के एकेडमिक स्तर को सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका सेकेंड वाला, विश्वसनीयता।
निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में विद्यालय में सामाजिकरण की एक विशेष अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारण किससे संबंधित होते हैं? वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वंशानुक्रम में विभिन्नता, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, या वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा, वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है जो शिक्षक से संबंधित नहीं है? विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव या संसाधनों की उपलब्धता। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता का शिक्षण से और शिक्षक से कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का है? एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का है? परावर्तित चिंतन, निर्देशित चिंतन, मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, परावर्तित चिंतन। यानी एक 5 वर्ष के बालक का जो चिंतन होता है वो कैसा चिंतन होता है? परावर्तित चिंतन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है थॉर्नडाइक, कोहलर, कुर्ट लेविन या स्किनर। तो लाइफ स्पेस का जो सिद्धांत का उपयोग किया है वो कुर्ट लेविन है। कुर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत में लाइफ स्पेस संप्रत्यय को महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है। यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, यह व्यक्ति को दाना पानी देने में समर्थ है, यह व्यक्ति को नौकरी देने में समर्थ है, यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है ये समग्र जीवन का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, एक दार्शनिक की, मित्र की, कार्य सहभागी की या अनुदेशक की। तो आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक की जो भूमिका होती है वो होती है एक कार्य सहभागी की तरह। कैसी होती है? एक कार्य सहभागी की तरह। क्वेश्चन नंबर 13, एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? विश्वकोश, इंटरनेट, नवीनतम अकादमिक पत्रिकाएं या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, इंटरनेट। इंटरनेट जो वर्तमान आधुनिकीकृत का सबसे बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 14, आपकी कक्षा में कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाकर, थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना या कक्षा को खेलने के लिए भेजना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना। यानी बच्चों का अगर ध्यान भंग हो जाता है तो पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए उनको ध्यान लगाने के लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे
बात का ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय भवन के बारे में, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में, अपने एवं छात्रों के बारे में। तो यहाँ पर जब अध्यापक पहली बार कक्षा कक्षा में प्रवेश करे तो उसे अपने और छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए, अपने या छात्रों के बारे में उसे बात करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली जानी जाती है बुनियादी शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली या हस्तकला शिक्षा प्रणाली। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई जो शिक्षा प्रणाली है वो है बुनियादी शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है? बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, बच्चों को निर्भय बनाना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अधिगम उपयुक्त अधिगम में मदद नहीं करता है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अध्यापक द्वारा उपयुक्त वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं है? अरुचिकर विद्यालयी कार्यक्रम, अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बहुत अधिक गृह कार्य, बहुत अधिक छुट्टियां। तो यहाँ पर अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम होगा तब भी बच्चों का छात्रों का पलायन हो सकता है। अगर अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार है और अगर बहुत अधिक गृह कार्य भी दे दिया गया है तो हमारा ऑप्शन सही होगा, बहुत अधिक छुट्टी। बहुत अधिक छुट्टी से कोई मतलब नहीं होता है कि वो बच्चों का पलायन होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19, जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या मानसिक तत्परता का नियम। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम देखा होगा कि जो कार्य करने में सुखद आनंद होता है तो उस कार्य को व्यक्ति या बालक बहुत आसानी से करता है, या तो यही तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए बालक, अध्यापक, बालक या पाठ्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है, बालक, यानी प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? बालक। क्वेश्चन नंबर 21, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर बूम, मास्लो, हाइजेनबर्ग या स्किनर? तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है विक्टर बूम का है। किसका है? विक्टर बूम। क्वेश्चन नंबर 22, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? वैयक्तिक, अंतर सामाजिक क्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सूचना प्रक्रियाकरण। सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 23, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण के एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम या तैयारी और अर्जन? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण के एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी एवं? तो कौशल अंतरण के एक गति है ना कि उद्देश्य। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादन है। ये क्वेश्चन कई बार कराया जा चुका है। विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक हैं हेलिंगवर्थ, हैविगर्स्ट, जीन पियाजे या हॉल? तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, हैविगर्स्ट जो है विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है? अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद या विषय की विशिष्ट प्रकृति? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अभिभावक की पृष्ठभूमि का कोई शिक्षण विधि से कोई संबंध
नहीं होता है, जबकि यहाँ अन्य ऑप्शनों में शिक्षण भी से संबंध होता है। निम्न में से कौन बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि की स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, खेलों समूह एवं खेलों की सहभागिता। तो यहाँ पर तीनों जो हैं ये बाल्यावस्था की विशेषता है। अभिवृद्धि में स्थिरता होती है, सामूहिकता की प्रबलता होती है, खेलों समूह एवं खेलों में सहभागिता होती है, जबकि जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, जिज्ञासा की अधिकता होती है। बाल्यावस्था में क्या होता है? बालकों की जिज्ञासा की अवस्था होती है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा, अभियोजन, उद्भवन, प्रबोधन। तो यहाँ पर गा ऑप्शन सही होगा। उद्भवन उद्भवन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होता, जबकि यह प्रेरणा, आयोजन, प्रबोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा चरण वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। तो वृद्धि और विकास का सबसे पहला चरण क्या होता है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के बाद फिर मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास आते हैं। तो सबसे पहले बालक का क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सीखना एक तरह का व्यवहार है, विस्तार है, संशोधन है, बचाव है या प्रसार है? तो सीखना एक तरह का क्या है? संशोधन है, क्योंकि सीखने से क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्क्रीन बॉक्स का प्रयोग किया था प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर जो बॉक्स किया गया था वो है हमारा प्रथम ऑप्शन, प्रसूत अनुबंधन के लिए। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। ये हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आपको टोटल 50 साइकोलॉजी मॉडल पेपर करवाए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत लाभकारी होंगे। धन्यवाद।